दोस्तों नमस्कार। सरकार को पासमानदा मुस्लिम समाज की फिक्र हो चली है, लेकिन सरकार अपने तौर पर मुस्लिम मुक्त है। इस सरकार में कोई मंत्री मुस्लिम नहीं है। एकमात्र मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हुआ करते थे, लेकिन संयोग से आज ही के दिन उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया, क्योंकि राज्यसभा की जो टेन्योर थी वह खत्म हुई। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री वह भी उन्होंने इस्तीफा जाकर राष्ट्रपति को सौंप दिया। अब देश में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी हैं, लेकिन पासमानदा समाज की फिक्र सरकार को बहुत है और बीजेपी को बहुत है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत है। वो जानते हैं कि दरअसल इस देश के भीतर में जाति और धर्म की राजनीति के आश्रय उसमें सेंध तभी लगाई जा सकती है जब उसके भीतर घुसा जा सकता है। और भारतीय समाज की एक त्रासदी है कि इसमें लगभग 60% जनता मुफलिसी में जीती है। वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वह किसी भी जाति धर्म से जुड़ी हुई हो, उसकी परिस्थितियां सामाजिक और आर्थिक तौर पर विपन्न ही रही है। लेकिन पासमानदा समाज की फिक्र का जिक्र अगर बीजेपी करे, ये जानते समझते हुए कि एक भी सांसद उसका मुस्लिम नहीं है। राज्यसभा के दरवाजे भी अब बंद हो गए और इस देश के भीतर में 400 सांसद जिस पॉलिटिकल पार्टी के आते हैं उसमें एक भी मुसलमान नहीं, और उसी पॉलिटिकल पार्टी के 1300 से ज्यादा विधायक समूचे देश में हैं, लेकिन उसमें भी एक भी मुसलमान नहीं। तो मुस्लिमों की नुमाइंदगी बीजेपी के भीतर रहकर नहीं हो सकती है। लेकिन बीजेपी की चिंता पासमानदा मुस्लिम समाज को लेकर है, क्योंकि जब इस देश में अलग अलग योजनाएं चलती हैं जिसका ऐलान प्रधानमंत्री करते हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, हर योजना के मातहत इस देश में धर्म जाति देखी नहीं जाती है। वह गरीबी और मुफलिसी देखी जाती है, दरिद्रगी देखी जाती है। तो उस दायरे में जब सबको लाभ मिल रहा है तो क्यों नहीं वहां पर अब यह सेंध ये कहकर लगाई जाए कि मुस्लिम समाज के भीतर पासमानदा समाज बीजेपी के साथ खड़े हो। और बीजेपी को जब अपने तौर पर निर्देश देते हुए प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में नेशनल एग्जीक्यूटिव में जिक्र किया, तो अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सक्रिय हो चला है। इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि इस देश के भीतर में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने तौर पर इस देश में गरीबों को लेकर, दरिद्रों को लेकर, पिछड़ों को लेकर कोई ऐसा बड़ा विजन दे नहीं पाई है, चाहे वो छत्रपों की कतार हो, चाहे राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस की ही क्यों ना बात हो। तो ऐसे में एक तरफ खुद को हिंदूवादी पार्टी कहते हुए बीजेपी अगर पासमानदा मुस्लिम समाज का जिक्र कर रही है तो वह यूं ही नहीं कर रही है। मुस्लिम समाज के भीतर 85% हिस्सा पासमानदा समाज का आता है। यानी 2011 की जनसंख्या गणगणना के हिसाब से समझेंगे तो 19% यानी 19.2% मुसलमान भारत के भीतर, और उस 19.2% में से सीधे सीधे 85% हिस्सा पिछड़े और दलितों की तादाद। तो क्या वाकई मुस्लिम समाज के भीतर सेंध लगाने के लिए पासमानदा समाज की फिक्र हो चली है? और राजनीतिक तौर पर पासमानदा समाज जिसके साथ खड़े हो जाता है वो चुनाव जीत सकता है या फिर उसको चुनाव में बढ़त मिल सकती है? एक उदाहरण यहां पर जिक्र कर देते हैं शुरू में ही कि बिहार में जब लालू प्रसाद यादव के साथ मुस्लिम समाज था, उस समय वहां पर अली अनवर नामक शख्स ने पासमानदा समाज को लेकर एक संगठन बनाया और पासमानदा समाज का जिक्र उन्होंने राजनीतिक तौर पर करना शुरू किया। उस चुनाव में जो 2001 में उन्होंने पासमानदा समाज को लेकर संगठन बनाया और काम करना शुरू किया, वह नीतीश कुमार के साथ आकर खड़े हो गए और नीतीश कुमार को चुनावी जीत मिल गई। उनको राज्यसभा भेज दिया गया नीतीश कुमार के जरिए। लेकिन सवाल अब इसके आगे का है। जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो एक हिसाब से यह समझिए कि दरअसल सरकार जब कहती है सबका साथ सबका विकास, तो सरकार की राय बड़ी साफ है कि हम जब योजनाओं का ऐलान करेंगे तो आपको योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन आप अगर अपनी नुमाइंदगी संसद या विधानसभा में खोजते हैं तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। पहला हिस्सा यह है।
दूसरा हिस्सा यह है कि मुस्लिम समाज के भीतर जो ज्यादातर चुनाव में टिकट दिए जाते हैं वह अशरफ यानी ऊंची जाति के मुस्लिमों को दिए जाते हैं। वहां पर पासमानदा समाज हमेशा हाशिए पर रहा है। यह एक लंबी कहानी है आजादी के बाद से। लेकिन पिछले चुनाव में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए उसमें 34 एमएलए जो मुस्लिम चुने गए उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर, उसमें से 30 पासमानदा समाज के आते हैं। और अगर 85% हिस्सा पासमानदा समाज का है और पासमानदा समाज और ऊंची जाति के मुस्लिमों के बीच एक मोटी लकीर सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में खड़ी कर दी जाए तो राजनीतिक लाभ तो मिल सकता है। उसे ही साधने के लिए हैदराबाद में जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से किया, विधायकों से किया, सांसदों से किया और आरएसएस से भी किया। अब यहां पर यह समझिए कि जब सरकार के भीतर आखिरी शख्स जो मुख्तार अब्बास नकवी थे वह अब नहीं है और उसके बाद वहां पर शून्य की स्थिति आ गई, यानी बीजेपी के सांसदों की लोकसभा में संख्या और राज्यसभा में संख्या 400 पार मिला दीजिएगा, वहां पर शून्य है। इस देश के तमाम विधानसभाओं में 1300 से ज्यादा एमएलए हैं, लेकिन वहां पर भी एमएलए जो चुनाव जीत कर आए हों या टिकट दिया गया हो, बिल्कुल नहीं। वहां पर भी मुस्लिम को एक भी टिकट नहीं दिया गया। अगर इस फहरिस्त में जरा सा पहले के पन्ने आइएगा तो मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन का नाम आपके जहन में तुरंत आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के काल में 2 और नेताओं का आपके जहन में नाम आना चाहिए। एक नाम पत्रकारिता से निकले हुए एमजे अकबर हैं, दूसरे हुआ करते थे जो कि अपने तौर पर प्रवक्ता थे सैयद जफर इस्लाम साहब। दोनों की उम्र भी अब पूरी हो गई, यानी वह भी नहीं है पॉलिटिकल तौर पर मेन स्ट्रीम में। एमजे अकबर 29 जून को उनका भी कार्यकाल खत्म राज्यसभा का, वह भी बाहर हो गए, यानी एक दृष्टि से कोई नहीं है। और शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास अंसारी से पहले आप बीजेपी को टटोलिएगा तो आपको 1989 में याद आएगा, बैतूल से आरिफ बेग साहब जीते थे चुनाव 89-91। उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर से जीते, फिर किशनगंज से शहनवाज जीते, फिर वो भागलपुर से जीते और यह सिलसिला चलते चलते आखिर में आकर अब पूरे तरीके से शून्य हो गया। यहां से एक दूसरा सवाल शुरू होता है कि क्या वाकई पासमानदा समाज के भीतर के जो सवाल हैं वो सवाल राजनीतिक तौर पर बीजेपी को लाभ पहुंचा पाएंगे। अगर राज्यवार परिस्थिति को देखना शुरू कीजिएगा तो एक चीज जान लीजिए, जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर दोनों मिला के लगभग 68% मुसलमान वहां पर हैं। इसका भी लगभग 84% पासमानदा समाज के हिस्से में जाता है। असम में 34% मुसलमान हैं, उसका भी लगभग 85% हिस्सा पासमानदा समाज में जाता है। और जब मेन स्ट्रीम की राजनीति में जैसे ही आएंगे जहां बीजेपी सेंध लगा नहीं पाती है या सेंध लगाने के लिए उसे छत्रपों का सामना करना पड़ता है, वहां पर पहला नाम आएगा ममता बनर्जी का। पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिमों की तादाद है। इस 27% में से कल्पना कीजिए 85% अगर पासमानदा समाज है नेशनल एवरेज के लिहाज से, हालांकि बंगाल में इसकी तादाद लगभग 89% है, यानी 11% ही अशरफ यानी ऊंची जाति जो मुस्लिमों के भीतर मानी जाती है वहां से आते हैं। तो क्या जिस योजनाओं का जिक्र सरकार कर रही है और कह रही है कि हमारा द्वारा तय की गई योजनाओं का लाभ आपको मिल जाता है तो आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। और ये एक फैक्ट है कि राजनीतिक तौर पर मुस्लिमों का जिक्र जिस रूप में भी जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने किया, उस पॉलिटिकल पार्टी को निशाने पर बीजेपी ने यह कहकर लिया कि तुम तुष्टीकरण की नीति करते हो और हम तो हिंदूवादी पार्टी हैं। 80-20 का खेल इसी दौर में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में उभर कर आया, जिसमें एकमुश्त एक साथ जो 20% था वह अखिलेश यादव के साथ खड़ा हो भी गया तो भी अखिलेश चुनाव जीत नहीं पाए, यानी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत नहीं पाई, क्योंकि जो ओबीसी का समीकरण था वह अखिलेश यादव के अनुकूल नहीं था। तो ध्यान दीजिए कि हिंदूवादी पार्टी, कमंडल के आश्रय सियासत साधने वाली पार्टी ने मंडल के उस समीकरण को अपनी सोशल इंजीनियरिंग से बिखरा दिया, जिस सोशल इंजीनियरिंग के आश्रय इस देश में छत्रपों ने मंडल आंदोलन के बाद से सियासत शुरू की और इस दायरे में बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल तौर पर रहे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 19% मुसलमान है, बिहार में लगभग 17.5% मुसलमान है, 17% मानकर चलिए मुसलमान है, और उत्तर प्रदेश में 19.2% मुसलमान है।
उसका 85% हिस्सा जिस जिंदगी को जी रहा है, उस जिंदगी का लाभ उनके हिसाब से ना मायावती दे पाई, ना अखिलेश यादव दे पाए। बीजेपी ने अपने तौर पर वहां क्या किया यह दूर की गोटी है, लेकिन राष्ट्रीय तौर पर जिन योजनाओं का ऐलान सरकार की तरफ से होता चला गया, उन योजनाओं का लाभ उन्हें मिला है। इससे इनकार शायद कोई करेगा नहीं। सवाल यह है कि उन योजनाओं के लाभ के आसरे बीजेपी उनके साथ जुड़ जाए और वो बीजेपी के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि मौजूदा वक्त में एनडीए के भीतर भी एक ही सांसद हैं जो कि अशरफ से आते हैं। वह लोक जनशक्ति पार्टी के हैं। महबूब अली कैसर साहब खगड़िया से चुनाव जीते हैं। यह भी ऊंची जाति से निकल कर आते हैं। यानी पूरी एनडीए के भीतर भी एक सांसद नजर आते हैं आपको जो मुस्लिम के हैं, बाकी तो मामला शून्य का है। अब राज्यों में टटोलिएगा तो उत्तर प्रदेश में 19%, बिहार में 17%, महाराष्ट्र में 11.5%, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जहां पर जिक्र हुआ, आंध्र प्रदेश में लगभग 9.5% और तेलंगाना के भीतर इनकी तादाद तकरीबन 11% है। तो वोट साधने के लिए पासमानदा समाज क्या वाकई अपने मुस्लिम समाज के भीतर यह सवाल खड़ा करेगा कि जिक्र कौम का मत कीजिए, जिक्र सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का कीजिए। जो सवाल हिंदुओं के बीच भी जो ओबीसी का सवाल निकल कर आया, उससे पहले दलितों का निकल कर आया, और आरक्षण और सुविधाओं के जरिए इस बात का जिक्र बार बार होते रहा कि दरअसल मंडल के भीतर भी चर्निंग की स्थिति तभी आई जब बीजेपी ने अपने तौर पर सोशल इंजीनियरिंग का खेल कमंडल को दरकिनार कर मंडल को अपना कर किया। तो क्या वाकई मुस्लिमों के भीतर भी यह सवाल है? और मुस्लिम खासतौर से यहां पर एक रिपोर्ट का जिक्र, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र जरूर करना चाहिए, जिसमें खुले तौर पर कहा गया था कि इस देश के दलितों से भी बदतर स्थिति मुस्लिमों के भीतर के समाज की है। यानी इन 85% पसमानदा समाज की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां भारत के ओवरऑल दलितों की परिस्थितियों से भी बदतर है। इस बात का जिक्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में निकल कर आया था। अब यहां पर अगला सवाल है कि पासमानदा मतलब बहुत साफ है कि जो पीछे छूट गए, दबाए गए, सताए गए, और 90 के दशक में एक ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा बनाया गया था एजाज अली साहब ने, और दूसरा अली अनवर जिसका हमने बिहार में जिक्र किया, इन्होंने भी ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाजबत करके क्रिएट किया था। अब सवाल यह है कि राजनीतिक तौर पर छोटे छोटे संगठन उत्तर प्रदेश में पासमानदा समाज को लेकर काम करते हैं, बिहार में है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, लेकिन अगर राष्ट्रीय तौर पर बीजेपी सक्रिय हो रही है पासमानदा समाज को लेकर, आरएसएस अपने को सक्रिय इसी रूप में कर रही है कि तुम अपने आप को मुस्लिम मत कहो, तुम अपने आप को कहो भारत का नागरिक है, हिंदू छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन भारत का नागरिक मानो, और बतौर नागरिक तुमको कौन से हक चाहिए, उसके लिए जिन योजनाओं का ऐलान सरकार अपने तौर पर कर रही है, चाहे वो गैस सिलेंडर बांटना हो, चाहे आपको हेल्थ सिस्टम में घुसना हो, चाहे आपको घर चाहिए, इन सारी सुविधाओं का जो अलग अलग माध्यमों से 16 योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी के जरिए जो वेलफेयर योजनाओं का ऐलान किया गया, उसके दायरे में, और उसका लाभ तो आपको भी मिलता है कि यहां तक कि किसान सम्मान निधि में भी आपकी किसानी का जिक्र तो हो ही जाता है, आपको लाभ मिल ही जाता है। अब यहां पर यह सवाल था कि अगर आप ध्यान दीजिए तो वो कौन लोग थे, सैयद, शेख, मुगल, पठान, ये चार जो हैं एक लिहाज से अपर कास्ट के माने जाते हैं। और उसके बाद जब निकल कर आइएगा तो यह सवाल आता है कि लगभग 65-70 जातियां ऐसी हैं पसमानदा समाज की जो पिछड़ी और दलितों की तादाद में आती है। उसमें आप हज्जाम यानी सलमानी का जिक्र कर लीजिए, मेहतर यानी हलाल खोर उसको कहते हैं, ग्वाला यानी घोसी, धोबी यानी हवाराती, लोहार बढ़ई को सैफ़ी कहते हैं, कुंजरे जो होते हैं वो राइन होते हैं, जुल्हा अंसारी होते हैं, दुनिया मंसूरी होते हैं, कसाई कुरैशी होते हैं, फ़कीर अलवी होते हैं, मनिहार सिद्दीकी होते हैं, दर्जी दरसी होते हैं, वन गुज्जर, ऐसी लंबी तादाद है। और इन सारी चीज़ों में जो गरीब पासमानदा मुसलमानों की मुश्किल हालात है, उसको सरकार की लाभार्थी योजना से अगर लाभ मिल रहा है तो बीजेपी ने एक नई रेखा बिल्कुल उसी तर्ज पर खींचने की कोशिश की जिस लकीर को यूपी में खींचा गया, और एक झटके में जो मंडल से निकले हुए छत्र थे ध्वस्त हो गए। और इसी का एक दूसरा रूप बिहार में वो लगातार खींचना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार भी मंडल से निकली हुई राजनीति की देन है।
हालांकि जिक्र बार बार जेपी का होगा, आंदोलन का होगा, लेकिन सही मायने में राजनीतिक लाभ जातियों के आश्रय बांधने की कोशिश उत्तर प्रदेश और बिहार में ही हुई है। अब सवाल यह था कि क्या अपने राजनीतिक विस्तार को एक हिस्सा या क्षत्रपों को खत्म करके या इन दोनों परिस्थितियों के ठीक समानांतर वाकई इस देश के गरीब पिछड़े नागरिकों की फिक्र, इन तीन में से बीजेपी को किसकी फिक्र है? अपने विस्तार की, क्षत्रपों की राजनीति खत्म करने की, या फिर इस देश में गरीब पिछड़ों को मेन स्ट्रीम या उनको सुविधाएं दे पाने की? इन तीन लकीरों के आश्रय बीजेपी ने एक नई परिस्थिति लकीर इस देश में राजनीतिक तौर पर खींच दी है। अगर आप टॉप पे देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या पासमानदा समाज के लोगों की है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या के लिहाज से हालांकि 19% मुसलमान है, जो बंगाल की तुलना में काफ़ी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी, और असम की तुलना में कम है, जम्मू कश्मीर की तुलना में कम है, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से अपने तौर पर पासमानदा समाज की सबसे बड़ी संख्या, और ख़ास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर भी बहुत सारे पासमानदा समाज जो कारीगर के तौर पर काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम में कमाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति फिर भी ठीक है, लेकिन विपन्न स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश की है, और उसके सटा हुआ बिहार है, उससे सटा हुआ झारखंड है, उससे सटा हुआ बंगाल है। इन सारी परिस्थितियों को जब आप देखेंगे तो पासमानदा समाज को लेकर राजनीतिक तौर पर एक नई लकीर आपको खिंचती हुई नजर आएगी। यहां पर दो सवाल और उभरते हैं। जिस समाज का जो जिक्र हो रहा है, उस समाज की नुमाइंदगी फिर क्यों नहीं होगी राज्यसभा में, नुमाइंदगी क्यों नहीं होगी लोकसभा में, नुमाइंदगी क्यों नहीं होगी विधानसभा में? राजनीतिक तौर पर बीजेपी की जरूरत है कि वह हिंदूवादी पार्टी के तौर पर खुद को बनाए, स्पष्ट तौर पर खड़ा करे, यानी 80-20 का खेल चलना है। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहां पर क्षत्रप मुसलमान वोट अगर उनके साथ जुड़ जाता है तो उन्हें चुनावी जीत मिल सकती है, उसमें अगर पासमानदा समाज के जरिए बीजेपी सेंध लगा दे तो क्षत्रपों का जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी यह तलवार की दोधारी तलवार है जिस पे बीजेपी चलना चाहती है। राजनीतिक तौर पर लाभ मिलेगा, घाटा होगा, यह दूर की बात है, लेकिन जरा इसे समझिए। एक तरफ हिंदूवादी पार्टी इस देश में उस धार्मिक ध्रुवीकरण के आश्रय सियासत को साधने से चूकेगी नहीं जहां पर उसको चुनावी जीत न सिर्फ मिलती रहे बल्कि मिलना एक लिहाज से स्थापित हो जाए। दूसरी परिस्थिति जो मुस्लिम समाज के भीतर है, जिसको हमने राष्ट्रीय पॉलिसी के तहत नेग्लेक्ट किया, उसके भीतर के गरीब पिछड़ों को उनकी नीतियों, उनको अपनी नीतियों के साथ जोड़कर उनके भीतर ये सवाल करें कि दूसरे लोगों ने क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया, और आपकी आर्थिक स्थिति तो लगातार डामाडोल होती चली गई, तो आपको मिला क्या? तो आप हमारे साथ आकर जुड़ जाइए। यह एक दूसरी स्थिति है। तो इन दोनों परिस्थिति में ध्यान दीजिएगा। तो दस्तकार और कारीगर जो होते हैं वह तो मान लीजिए दिन भर काम करते हैं, रोज कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन ओवरऑल बीजेपी सोचती है कि जो राशन दिया जा रहा है, जो शौचालय बनाए जा रहे हैं, जो पीएम आवास योजना बन रही है, जो आयुष्मान योजना चल रही है, इसका लाभ किसको मिल रहा है? इस देश के गरीब लोगों को। उन गरीब लोगों में कौन शामिल है? सभी शामिल हैं। तो सभी के भीतर जब हम जिक्र करते हैं तो सबका साथ सबका विकास नारा देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके ठीक समानांतर हम हिंदूवादी पार्टी हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि हिंदुत्व सबसे बेहतरीन है और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हमारे दिमाग में है। हम अखंड भारत को सोचते हैं तो उसमें भी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जोड़ते हैं। लेकिन जहां मामला आर्थिक सामाजिक तौर पर आएगा तो उसके राजनीतिकरण करने के लिए हम इन परिस्थितियों को टटोल रहे हैं और देख रहे हैं। और शायद इसीलिए ध्यान दीजिए तो 14वीं लोकसभा का मतलब है 2004 तक। 2004 तक हमारी टीम ने एक एनालिसिस किया। 2004 का मतलब इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि वहां तक अटल बिहारी वाजपेयी थे और चुनाव हार गए थे, और वहां पर किसी को बहुत ज़्यादा मिला नहीं था। कुछ बड़ा हिस्सा कांग्रेस को मिल गया, गठबंधन करके सरकार बन गई और सरकार यूपीए की चलने लगी। 2004 तक इस देश के भीतर में 7,500 प्रतिनिधि जो चुने गए, उसमें से सिर्फ 400 मुस्लिम प्रतिनिधि थे इस देश के भीतर में। 7,500 में से सिर्फ 400। अब यहां पर एक दूसरा सवाल है, इन 400 प्रतिनिधियों में से 340 प्रतिनिधि ऊंची जाति के थे, जो अशरफ समाज कहते हैं, जो मुस्लिमों के भीतर ऊंची जाति के तौर पर देखा जाता है। एक अशरफ होता है, एक
अजलाफ होता है, अजलाफ को कहते हैं जो पिछड़े मुसलमान हैं। उसके बाद अर्जल होता है जो कि दलित मुसलमान कहे जाते हैं। तो अजलाफ और अर्जल में से उनके सिर्फ 60 ही प्रतिनिधि थे, यानी 7,500 प्रतिनिधि 1952 के बाद से 2004 तक। उसमें सिर्फ 400 मुस्लिम और उस 400 में से 340 ऊंची जाति के मुस्लिम, पासमानदा समाज के सिर्फ 60 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। यानी उस राजनीतिक यात्रा को भी बीजेपी याद कर रही है और बता रही है कि आपके हिस्से में कहां आया। लेकिन कोई एक सवाल पूछ सकता है, तो क्या इसके बाद पासमानदा समाज की प्रतिनिधियों को आप चुनाव में उतारेंगे, एमएलए सांसद राज्यसभा के भीतर लाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि राजनीतिक तौर पर बीजेपी पूरे तरीके से मुस्लिमों को हाशिए पर ढकेल चुकी है, ये एक फैक्ट है। और मुस्लिमों का संकट यह है कि वह किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ी हो जाए जहां पर वह राजनीतिक तौर पर अपने अधिकार को चाहे और उसे मिलने लगे। लेकिन यहां तो सामाजिक और आर्थिक विपन्नता की बात आ गई। अब इस परिस्थिति में अगर आप एक और ध्यान दीजिए तो बिहार में जो एनडीए 2019 में वहां पर आई, उसमें 4% जो अशरफ समाज के थे उनको टिकट दे दिया गया और 15% दूसरी तरफ जो थे उनको टिकट नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश के भीतर आइएगा तो कांग्रेस ने 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा, उसमें एक ही पासमानदा समाज का था। बीएसपी ने 6 मुस्लिमों को उतारा, हम लोकसभा का जिक्र कर रहे हैं, उसमें से 2 पासमानदा थे। समाजवादी पार्टी ने 4 मुस्लिमों को उतारा, उसमें से 1 पासमानदा था। बीजेपी ने किसी को नहीं उतारा, लेकिन वो जिक्र पासमानदा समाज का कर रही है। ये सारी परिस्थितियां धीरे धीरे आपको एक ऐसी दिशा में ले जाएगी जहां आप सोचेंगे कि क्या वाकई मुस्लिम समाज के भीतर झगड़ा रहा है। यकीनी तौर पर इसमें कुछ विशेषज्ञों की राय जो है, जो खास तौर से मुस्लिम समाज के पासमानदा समाज से आते हैं, उनका कहना है कि देखिए ऐसा है कि चुनाव के वक्त जब किसी पासमानदा चुनाव के व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता था तो अक्सर दूसरी तरफ यानी ऊंची जाति के तरफ से कहा जाता था, अरे ये तो कुंजरा है, ये कसाई है, ये कलाल है, जुलाहा है, दुनिया है, इसको कहकर वो ताना मारते थे और प्रयास करते थे कि कम से कम ये ना जीत पाए। यानी क्या ऐसी प्रतिस्पर्धा रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, दूसरी तरफ अगर अशरफ यानी ऊंची जाति के मुसलमानों को टिकट मिलता था तो उस मैसेज को कन्वे किया जाता था कि वोट उन्हीं को पड़े और जीत सुनिश्चित हो, और इसके लिए एक इस्लामिक जिम्मेदारी और गुण की बात कही जाती थी। यह एक अंदरूनी टकराव का हिस्सा है। लेकिन 2004 के बाद की इस देश की राजनीतिक स्थितियां जिस लिहाज से बदली, उसमें बीजेपी और केंद्र की सत्ता ने जब एक ऑफिशियल लाइन ले ली कि सरकार जो है मुस्लिम मुक्त अपने तौर पर करके दिखाएगी और इस देश में उसे मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, तब यह सवाल मुस्लिमों के भीतर आया कि वह खुद को बांटे या एकजुट हो जाए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एकजुटता के साथ सभी खड़े हो गए, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी जीत गई, बहुमत के साथ आ गई, खुले तौर पर आ गई। 2014 के चुनाव में लोकसभा में नजर आया, 2019 के चुनाव में नजर आया, और बिहार के भीतर भी वहां पर जीतते जीतते रह गई बस आरजेडी। तेजस्वी ने बड़ा प्रयास किया लेकिन जीतते जीतते रह गई। इस परिस्थिति में अगर देश के भीतर की तमाम परिस्थितियों में सामाजिक आर्थिक रूप से इस देश की विपन्न स्थिति को देखेंगे तो हर कोई कहता है कि लगभग 60% से ज्यादा समाज जो है वो गरीबी के साए में जी रहा है। उसमें क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या दलित और क्या ओबीसी और क्या ब्राह्मण, सबकी आर्थिक परिस्थितियां नाजुक हैं, लेकिन इस देश की राजनीति उसे मुद्दा नहीं बनाती है। और शायद इसीलिए इस देश की गरीबी मुद्दा नहीं है, पासमानदा समाज के पिछड़ापन और उसकी दरिद्री मुद्दा बन जाए, उसको लेकर एक सक्रियता हो जाए। और इस सक्रियता के मद्देनजर ही पासमानदा समाज के भीतर भी जब आंदोलन की रूपरेखा इस रूप में खींची गई एक वक्त कि जब दलित समाज से उत्तर प्रदेश में एक सीएम मायावती मिल सकती है तो पासमानदा समाज का व्यक्ति क्यों नहीं आगे बढ़ सकता है? इनकी तादाद कोई कम तो नहीं है। जितनी बड़ी तादाद दलितों की उत्तर प्रदेश में है, पासमानदा समाज की तादाद भी उसी रूप में उत्तर प्रदेश में मौजूद है। तो क्यों उनका मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? इसीलिए एक हिस्सा चला था कि क्या ओबीसी दलित की एक अखिल धार्मिक एकता बनाने और बहुजनवाद की मौजूदा जो धारणाएं हैं उसका विस्तार करने की कोशिश की जाए या ना की जाए। ये चीजें हो नहीं पाई। तो आखिरी सवाल जो सबसे बड़ा है, भारत के राजनीतिक प्रयोग में दूसरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चूक रही है, ये एक फैक्ट है। उनके टारगेट पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी हैं, ये भी एक फैक्ट है।
लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और नरेंद्र मोदी अपने तौर पर अपने राजनीतिक विस्तार के मद्देनजर और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए जिन राजनीतिक प्रयोगों को अपनी ताकत के आश्रय बढ़ाना चाह रहे हैं, उसमें सबसे बड़े सवाल तो यही है कि भारत धार्मिक ध्रुवीकरण के आश्रय राजनीति को देखें या इस देश की गरीब मुफलिसी के आश्रय राजनीतिक सत्ताओं को परखे। यहीं पर आकर वो पूरी परिस्थिति आकर अटक जाती है। तो ऐसे में एक ही सवाल आखिर में कहा जा सकता है, हमारे पास विपक्ष के नेता के तौर पर और पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एक भयानक शून्यता है, एक वैक्यूम है, जिसके जहन में आने वाले वक्त के भारत को लेकर कोई विजन नहीं है। और इसी का लाभ मौजूदा राजनीतिक सत्ता को मिलता है, बीजेपी को मिलता है, उसके कार्यक्रम जो राजनीतिक होते हैं उसे मिलते हैं। और यहां पर हर कोई हाथ पर हाथ धरे बैठा रह जाता है और राजनीतिक तौर पर इस देश के वोटरों को राजनीतिक एक्सप्लॉइट और दूसरी तरफ आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के मद्देनजर उनके मुद्दों को दरकिनार कर राजनीतिक तौर पर उन पे हावी होने के नए नए प्रोग्राम। यही है भारत की राजनीति में मुस्लिमों का नया सच या 21वीं सदी का सच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।